आदरणीय एमसीडी वार्ड नंबर 66 के निवासियों, शकरबस्ती विधानसभा दिल्ली और भारत के निवासियों, सबको शत नमन। और आदरणीय पुलिस कमिश्नर, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स एंड ऑल एमएम कोर्ट्स, खास तौर से रोहिणी कोर्ट के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को पुनः शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे रानी बाग के अंदर किस तरीके से लैंड माफिया का और पुलिस का गठबंधन चल रहा है और सरकारी एजेंसीज का। इसके बारे में यहाँ की जो पार्षद हैं शशि वंदना जेटली के हस्बैंड शशि जेटली, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वो भी सोशल मीडिया पे आके बोल चुके हैं कि यहाँ का जो लैंड माफिया है उसने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रखा है और ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं भी इसका बात का समर्थन करता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लैंड माफिया का दखलंदाजी बहुत है। ये आम जनता की संपत्ति लूट रहे हैं, जिंदगी भर की कमाइयाँ लूट रहे हैं। और अगर इनकी कोई बात लैंड माफिया की नहीं मानता, जिनके साथ यहाँ की सरकारी एजेंसीज की, पुलिस की, एमसीडी की मिली भगत है, तो पिक एंड जूस पॉलिसी पर उसका मकान सील करवा देते हैं, उसको पूरी तरीके से इतना बेवकूफ़ बना देते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसके परिवार को। और आज हमको 14 साल हो गए हैं, 30/6/2008 से प्रॉपर्टी सील है और इन लैंड माफिया के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के आदमी, इन्हीं के गुर्गे हैं और इन्हीं के आदमी आरडब्ल्यू में भी हैं, इनके आदमी मंदिर की संस्थाओं में, इनके आदमी हर जगह मौजूद हैं। तो ये लोग एक पूरा गैंग बना के यहाँ काम कर रहे हैं। मैं साथियों आपके सामने बताना चाहता हूँ कि रानी बाग थाने के अंदर आदर्श नगर थाने से एसआई संदीप ट्रांसफर होकर आए, एसआई प्रवीण अशोकगढ़ थाने से लगाया। इन दोनों आदमियों से मुझे एएसआई केवल सिंह रानी बाग थाने वाले में मिलवाया और इन्हीं लोगों ने, पुलिस वालों ने ही यहाँ मेरे से एक इशू बताया और कंप्लेंट लगवाई हेड कांस्टेबल दिनेश शौकीन और उनके मुखबरों ने कि यहाँ पे एक घोटाला चल रहा है इस क्षेत्र के अंदर डाक खाने की भर्ती के अंदर, और जिसके अंदर सफिशिएंट प्रूफ थे, तब भी इन्होंने केस दर्ज नहीं किया। जिसकी कंप्लेंट मैंने सीबीआई मुख्यालय में करी 2017 के अंदर। उसके बाद साथियों, यहाँ मेरा एक मकान 30/6/2008 को सील है। उस मकान को लेके यहाँ का लैंड माफिया और पुलिस का गठबंधन, एमसीडी गठबंधन पीछे लगा हुआ लगातार काफ़ी समय से कब्जा करने के लिए। और कानून जो कि नहीं आदमी जानता, आम आदमी नहीं जानता, जैसे कि उन्होंने मेरे को उदाहरण दिया है और दुनिया के सामने उदाहरण है कि अगर सड़क पर फल की रेडी भी आप लगा के बेच रहे हो, पीडब्ल्यूडी की लैंड पे, यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंटों को रिश्वत देनी पड़ती है, प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। क्योंकि कारण क्या है, एक्सटॉर्शन मनी देनी पड़ती है, क्योंकि आम आदमी को, जहाँ इस देश की 75% जनता इलिटरेट से कानून का नहीं पता, तो उसको एक खोमचा लगा के अपने परिवार का पेट पालने के लिए कितने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी कभी कोई बात नहीं बोलते। और भ्रष्टाचार विरोधी जो राजनीतिक ताकतें हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, वो कभी नहीं इस बारे में सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन करती है। ना आम आदमी पार्टी ने या हमारे देश का झंडा लगाया, ना कभी वो बैठती है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। एक चंदन की पेड़ की तरह इसमें विषैले सांप बैठे हुए हैं, जिन पे अरबों खरबों रुपए का काला धन इस देश का है, और इसीलिए ऊपर के ऊपर चंदन का पेड़ कटता है और बिकता है। और पुष्पा फिल्म में इस सब लोगों के सामने आया है और नीचे जड़ बढ़ती रहती है और ये विषैले सांप वहीं बैठे हुए हैं। इसी का शिकार हुआ मेरा और मेरा परिवार, मेरी ज़िंदगी के 15 साल, क्योंकि इन लोगों ने मेरे नेक्सिस करके पहले मेरा हमारा सैनिक विहार में मकान बिकवाया, फिर इन्होंने हमारे को रानी बाग में मकान दिलवाया, मकान दिलवा के उसको बनने के बाद सील करवा दिया, जो कि आज तक कागजों में 30/6/2008 से लेकर अब तक सील है। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर भी प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जब क्या हुआ कि आदरणीय इन्होंने, पुलिस वालों ने एक डकैती डाली 24/1/18 को मेरी एक्शन से मेरे घर पे, जिसमें 5 पुलिस वाले जबरदस्ती घर पे घुस गए, जिन्होंने कई सारे डकैती, अपहरण, अनलॉफुल असेंबली, डेडली वेपन के साथ कई अपराधों को अंजाम दे डाला और गंभीर सेक्शनों में 354 तक के सेक्शनों में अपराध दे दिया, जिसके अंदर किसी से कोई अप्रूवल के डायरेक्ट कोर्ट संज्ञान लेके एफआईआर कर सकती है, लेकिन सफिशिएंट सबूत कोर्ट के पास मौजूद है। इंटरिम 50 से 100 जो मौके पे पब्लिक विटनेस थे, उनके बयान नहीं लिए गए। कांस्टेबल मोहन रानी बाग को विजिलेंस पीएचक्यू की इंक्वायरी के अंदर बुलाया गया, जिसने सीधा सीधा गवाहों को प्रभावित किया और उनको सच बोलने से रोका, और अब उसको वो बात को डिनाई कर रहा है। और ऐसी बहुत सारी आरटीआई कंप्लेंट हम लगाते रहते हैं, लेकिन इन आरटीआई के थ्रू जितना सबूत इकट्ठे होते हैं, बहुत पार्शियल सबूत हो रहे हैं और इनकी चोरी खुलती जा रही है। मैं आज आपको बताऊंगा कि 4199/19 3/18 का एक केस आदरणीय 118 नंबर कोर्ट में ऑनरेबल एमएम प्रियंका राजपूत जी की कोर्ट में कंप्लेंट वकील के साथ दर्ज करवाई गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि सेशन कोर्ट के आदेश के ऊपर विक्टिम जब पुलिस थाने गया, तो थाने का एसएचओ परवीन अहलावत, एसआई परवीन, एसआई संदीप, कांस्टेबल परवीन कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल कृष्ण नवाज, एसआई नवीन,
ये आदमी अपराधी है। नवीन झूठ की स्टोरी बनाना और अपने सबॉर्डिनेट से झूठे केस बनाना, डीडी एंट्री करना, एफआई करना। इसने रोहिणी कोर्ट के 108 नंबर के जज के खिलाफ भी अभी वजीरपुर चौकी में जब इंचार्ज था, अपने एक जूनियर सबॉर्डिनेट पुलिस के अधिकारी फर्जी डीडी एंट्री करा दी एक जज के खिलाफ भी, ये एक सीएम के खिलाफ। ये बहुत बड़ा अपराधी है और ये इसको आज तक कोई भी सस्पेंड ट्रांसफर इसका नहीं हुआ। लाइन नाजिर, ये सब लोग मजेदार पोस्टिंग काट रहे हैं। ऐसा ही संदीप केएन काटजू मार्ग में 8 घंटे एक पंडित के मंदिर को बैठा के और उसकी भाभी को बुला के उसने और एएसए संतोष की मदद से पैसा लिया। दोनों नीलरा में रहते हैं। ऐसा ही प्रवीण का पूरा गिरोह चल रहा है यहाँ रानीबाग में। कांस्टेबल अजय, इसके और प्रवीण यादव, इन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया 184/18 एफआईआर के अंदर, और सारे कागजों को और सबूतों को मिटा के मैनिपुलेट करके आज इनको कोई रोकने वाला नहीं है दिल्ली पुलिस के अंदर। और जो रोकने वाले लोग हैं वहां पे झूठी स्टोरी सुनाते हैं, न्यायालय में झूठी स्टोरी सुनाते हैं। बहुत बड़ा लीगल एसोसिएट और इनके साथ है, जो इनका पूरा जीवन ही इसके साथ निकलता है। और मैं साथ ही बताना चाहूंगा कि जब कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी गई, बताया गया कि आदरणीय जज साहब का सेशन कोर्ट 304 नंबर आदरणीय अहमद सेठी साहब के कोर्ट का वायलेशन किया इन्होंने। एप्लीकेंट ने वहां पहले ही ये बात बताई थी कि पुलिस के इंटेंशन ठीक नहीं है, और उसके बावजूद जब दूसरी बार कोर्ट का आदेश हुआ और जब वहां कोर्ट के अंदर थाने में पहुंचे तो 15 पुलिस वालों ने इकट्ठे होकर वहां पे 3rd डिग्री यूज किया और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करी, जबकि नीचे वकील खड़े थे, परिवार के लोग खड़े थे। और उसके बावजूद पुलिस ने सारी चरम सीमाएं कानून को ताक पर लगा दी, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत सीनियर अधिकारियों और लैंड माफिया के द्वारा है, जिसमें से करोड़ों रुपए की रिश्वत इकट्ठी होती है और कई कई जगह बढ़ती है। इसी के परिणाम के रूप इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनकी आज तक इनको लाइन आज सस्पेंड तक नहीं किया गया। ये बहुत गंभीर विषय। कितने ही कानून इस व्यक्ति ने तोड़े हैं। 18/1/19 को ये 109 नंबर कोर्ट में पहुंच गया। ऐसा ही संदीप बिगर रोजनामचे में एंट्री करे हुए, ऐसे जब इसकी जहांगीरपुर में पोस्टिंग थी, आरटीआई में रिप्लाई आ चुके। कितने ही अपराध इसके कोर्ट में लंबित है। और साथ ही 40 एप्लीकेशन ये क्लब कर दी गई और 4199 के अंदर, और उसके अंदर 22/2/18 का जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, एसी मेक्ता गाबा जी जब वहां पे रोहिणी 101 नंबर कोर्ट में थी, वो 22/2/18 के ऑर्डर के ऊपर 9/3/21 को भी 113 नंबर कोर्ट के जज साहब ने स्पेसिफिक आदेश कर दिया। कई बार इसके ऊपर आदेश हो चुका है कि 22/2/18 का ऑर्डर कंप्लाई किए जाए। और जो इनके ऑनरेबल ज्वाइंट सीपी सागर प्रसाद हुड्डा जी थे, जिनसे 24/1/18 को ही कमलकांत शर्मा जी के नेतृत्व में मिले गए थे और कई सोशल वर्कर थे, और उसके बावजूद आज तक इन लोगों ने ये रिपोर्ट 15/3/18 को कंप्लीट हो गई थी। अब आप ये देख लो कि 4 साल के हो गए। इन्होंने आज तक कोर्ट में कई डायरेक्शंस होने के बावजूद डायरेक्शंस दी गई हैं कोर्ट के द्वारा एसएचओ रानीबाग को, और कई एसएचओ उसके बाद चेंज हो लिया। उसके बाद बलियार सिंह एसएचओ चेंज हो लिया। प्रवीण रावत के बाद उसने ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, बलियार सिंह एसएचओ आ गए। उसके बाद राजेंद्र सिंह एसएचओ आ गए। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे मनोज यादव एसएचओ आ गए। और भी कोई एसएचओ आया तो मुझे पता नहीं, कई एसएचओ और भी शायद आए गए हैं बीच में। तो उसके सबके बावजूद भी जो है आज तक कोर्ट के ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया ना, कोर्ट के अंदर रिपोर्ट फाइल नहीं करी जा रही, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे तथ्य छुपाए हैं, सबूत छुपाए हैं, सबूत नष्ट करे हैं। तो इसी वजह से ये लोग जो है उसको कोर्ट के सामने नहीं रख रहे। और बहुत सारी स्टेटस रिपोर्ट, जो कि एक अपने आप में गंभीर अपराध है, कम से कम 80 पुलिस वाले इसके अंदर गंभीर दायरे में है। इसीलिए विक्टिम के और उसके परिवार पे बहुत दबाव डाला जा रहा है। जिस केस से जुड़े हुए जितने पब्लिक विटनेस हैं उन पे फर्जी एफआईआर करी जा रही है, जिसका भी अभी हमने न्यायालय के अंदर रखा एक मिशन क्रिमिनल 5/19 के अंदर कि एक आदमी 700 किलोमीटर दूर बिहार में अपने गांव में है, उसके बाद 283 188 की एफआईआर काट दी गई और उसके बाद उसकी चार्जशीट फाइल करी गई। उस चार्जशीट के अंदर भी कोई फर्जी आदमी खड़ा कर दिया गया, जबकि वो व्यक्ति गांव के अंदर था। अब उस गवाह के ऊपर एक अनपढ़ एजुकेटेड उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तेरा ठैया हटवा देंगे, बंद करा देंगे, रोजी रोटी 30 साल पुराना तेरा ठैया हटवा देंगे। और अब उसके ऊपर पूरी पावर का मिसयूज हो रहा है। अब किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि 10/2/2022 को 113 नंबर कोर्ट के अंदर फिर से डायरेक्शन पास हुई है कि 22/2/18 का ऑर्डर कंप्लाई किया जाए। ये बड़ी एक गंभीर विषय है कि एक कोर्ट बार बार डायरेक्शन दे रही है, कोर्ट बार बार एसएचओ रानीबाग को कह रही है, और 4 साल हो गए कहते हुए, कई डायरेक्शन देने के बाद कोर्ट के आदेश को मान नहीं रहे पुलिस वाले। और कोर्ट भी इनके खिलाफ कोई संगीन धाराओं में वो नहीं कर रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा पा रही। क्या कारण है इसके स्पष्ट में नहीं आता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके बारे में नहीं बोल पा रहा कि जो एपीपी लिखा होता है ऑर्डर्स के अंदर, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बोल पा रहा। सभी तमाम एजेंसी उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट सर्वोच्च जो एक आम आदमी कर सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। कितने केस और एप्लीकेशन लंबित हैं, 40 एप्लीकेशन में एक भी डिसाइड नहीं हुई 4 साल के अंदर। ये बहुत गंभीर विषय है कि ऐसे में कैसे जस्टिस डिले होगा। और कभी अभी भविष्य में कभी एफआईआर का ऑर्डर हो भी गया तो आप ये सोचो कि 3 साल का तो इनको फिर इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिल जाएगा,
फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट का टाइम मिल जाता है, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस जब तक लेगी 2-3 साल पुलिस वैसे ही निकाल देती है। तो ऐसे में एक आदमी को जिंदगी कैसे इंसाफ मिलेगा, ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं आज आदरणीय प्रधान सेवक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा सप्ताह के माध्यम से कि इसके लिए कुछ प्रयास करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हैं, वो ये भी मॉडल दिखाएं कि यहाँ न्यायिक प्रक्रिया कितनी कमजोर है, क्यों नहीं कोर्ट बढ़ाते। कितनी बार ये बात उठ चुकी, और इन रानीबाग पुलिस वालों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चूना लगा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यहाँ पे इंक्वायरी इनिशिएट करी, वहां पे ऑनलाइन सब कुछ झूठ बना के भेज दिया, सारे तथ्य छुपा के गुमराह करके। प्रधानमंत्री कार्यालय का इनको डर नहीं, इनको एनएचआरसी का डर नहीं, तो एनएचआरसी में झूठी रिपोर्ट भेज दी। इसके बाद इन लोगों को गृह मंत्रालय का डर नहीं, गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने लेटर हेड के ऊपर लिख के उनके साइन किया, वो मेरे पास है, उसके ऊपर एक जांच हुई, उसका इनको डर नहीं, जो कि प्रेजेंट में गृह मंत्री है। पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास 10/6/2018 को मिले, उनका डर नहीं। अपने पूर्व पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक जी का, उनका कोई वो नहीं, उनकी ये नहीं मान रहे। एडिशनल सीपी उनके एसओ थे राजीव रंजन जी, उनका कोई खौफ नहीं। किसी की ये बात पुलिस अधिकारी नहीं मान रहे। ये सोच सकते हो कि एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी दिल्ली पुलिस में कितना पावरफुल है भ्रष्टाचार की जड़ों की वजह से, कि उसको कोई किसी अपने गृह मंत्री की, कमिश्नर की, किसी की नहीं मान रहा। इवन कि इसी केस के अंदर ऑनरेबल एसीएम एकता गाबा जी ने न्यायालय के अंदर 4/12/18 को यह बात बोला कि सीडीआर जीपीएस सेव कर ली जाए जो है इसके अंदर जुड़े हुए लोगों के, पुलिस कर्मियों के और उनकी, और ऑर्डर कर दिया कि 10/12 को उसकी रिपोर्ट दी है। 10/12 तक को भी इन्होंने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। और हद तो जब हो गई कि ऑर्डर में यह था कि अपने पुलिस कमिश्नर के पास क्लोज एन्क्लेव में ये सीरियल जीपीएस रख दें पुलिस वालों को, क्योंकि सारी पोल खुल जाती कि इन्होंने अब तक जितना भी कोर्ट को गुमराह किया था, कोर्ट को गुमराह किया, सीनियर पुलिस अधिकारी अपने ऑनरेबल जो डीसीपी थी असलम खान जी, उनको गुमराह किया, उनसे झूठ बोले, नकली फाइलें वाले बना के क्या क्या करा। अपने डीसीपी के साथ इन्होंने 420 वो भी नहीं पता, और डीसीपी साहब का तबादला हो गया, अपने डीसीपी को चीट किया इन्होंने। डीसीपी के साहब के सारे नकली कागज वागज बना के कैसे करके उनके किन किन कागजों पे साइन ले लिया, आज तक यही नहीं पता चल पा रहा। अपने ज्वाइंट सीपी को चीट किया, ऑनरेबल डॉक्टर सागर पी हुड्डा जी को, उनके साथ कैसे चीटिंग करी इन्होंने, वो ये सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लेके इन लोगों को, वो नहीं सामने आ पा रहा। उसके बाद इन्होंने कितने ही लोगों से फ्रॉड किया, न्यायालय के अंदर फ्रॉड किया। इतना बात तक ये हो गई कि जो इसके इनके खिलाफ डकैती के सबूत जिन मोबाइलों में थे, उन मोबाइलों के अंदर जिसमें फोटो आ रही थी कि परवीन यादव इनको कंपनी कर रहा था और वहां पे मौजूद महिला पुलिस नहीं थी, उसको छुपाने के लिए उन्होंने मोबाइल को कब्जे में ले लिया। मोबाइल को कब्जे में लेके उसके अंदर जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। 24/1/18 को मोबाइल का इन्होंने 7:30 बजे दिखाया एएसआई जगदीश ने M2 के पीतमपुरा पुलिस चौकी से, जबकि जब मोबाइल की लोकेशन निकलवाई गई आदरणीय न्यायालय के आदेश पे, तो पहले दिन से विक्टिम की फैमिली कह रही कि मोबाइल जो है रानीबाग थाने में था, तो रानीबाग थाने के अंदर ही उसकी लोकेशन आई। ये एक झूठी एंट्री इन्होंने कर रखी है, झूठी एफआईआर दर्ज कर रखी है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, 25/1/18 26/1/18 की रात तक भी मोबाइल खुला हुआ था और उसमें सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए। ये एफएसएल रोहिणी के से ये रिपोर्ट आ चुकी है और न्यायालय में रिपोर्ट लंबित है। और ये बात को जब प्राइमा फेस पे इंक्वायरी चल रही थी 40-50 स्टेटस रिपोर्ट में ये बात छुपाई गई। अब आप ये सोचो कि कितना हाल रानीबाग का खराब हो चुका है, और आज तक भी 4 साल गुजरने न्यायालय का और अपने सीनियर अधिकारियों का सम्मान नहीं कर रहे। और आप इनकी दादागिरी और बदमाशी देखो कि इन लोगों ने इतने अपराध कर दिए हैं कि जिसकी गिनती करना शायद असंभव होगा, अगर ये मतलब एक अपराध करने के बाद छुपाने के लिए बजाय उसको सजा देने के लिए। क्योंकि इस कांस्टेबल को, इन पुलिस वालों को डकैती डालने के लिए किस लैंड माफिया का और किस सीनियर अधिकारी की मिली भगत थी, उसको बचाने के लिए ये हर रोज प्रतिदिन अपराध कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि सीरियल जीपीएस लोकेशन में सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, खासतौर से जो इस टाइम आरसीबीआई के प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सरोरा साहब जो इस केस में फर्स्ट एडवोकेट थे, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि अब जो जीपीएस लोकेशन आई है न्यायालय के आदेश के ऊपर, उसके अंदर भी इन्होंने फ्रॉड कर दिया। कई मोबाइल के अंदर की पीसीआर के अंदर आ रहा है कि एक मोबाइल से 3 कॉल हुई है, लेकिन जो पीसीआर इन्होंने कोर्ट के अंदर 107 में जमा करी और इस टाइम 409 में भी पेंडिंग है, उसके अंदर आ रहा है कि 1 कॉल हुई इस मोबाइल से, जबकि इन्हीं के पीसीआर विभाग से इनके डीसीपी के द्वारा वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। फिर इन्होंने ये बात दिखाई है कि 1 मिनट के अंदर विक्टिम जो है कालका जी था और 1 मिनट के बाद रानीबाग थाने था। उसके बाद दिखा रहे हैं कि 13 मिनट के अंदर नोएडा में था और 13 मिनट के बाद वो बंदा रानीबाग था। क्या संभव है? और ये बात न्यायालय को कहते हुए आज हमारे को सालों हो गए, और पुलिस के पास तो पहले ही दिन से ये जानकारी है, तब भी आज तक कोई जानकारी नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हो पा रही। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए, कैसे सीनियर अधिकारियों को इनके सबूत इन्हीं के पुलिस वालों के डिपार्टमेंट में है,
कैसे पुलिस अधिकारियों को बताया जाए, कोर्ट को बताया जाए, समझ में नहीं आता हमारे को कि क्या कानून करा जाए, कैसे समझाया जाए। क्या मीडिया के अंदर ही पंजाब केसरी में कई बार ये छवि, दैनिक जागरण में खबरें आई, तब भी मुझे समझ में नहीं आ पा रहा कि कैसे कोई आदमी समझाएगा। मैं इसलिए आज इस शब्दावली के माध्यम से रोनी कौर सिंह, प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोरा साहब से और तमाम जो एडवोकेट्स आए हैं उन सबकी भी जानकारी में बात डालना चाहता हूं कि रानीबाग थाने के अंदर अभी हाल में एक और एडवोकेट साहब हैं अश्विनी गौर जी, उनका भी मुद्दा सामने आया। उनका भी 156 दिन पेंडिंग है इन पुलिस वालों के खिलाफ, और एक 124/18 FIR दर्ज हुई इनके यहाँ पे। जो भारतीय जनता पार्टी में 20 साल MLA रहे, उनके परिवार के साथ क्रूरल्टी करी गई बहुत ज्यादा उनकी परिवार, क्योंकि थाने के अंदर दादागिरी बहुत रही है लैंड माफिया की वजह से। ये लोग बहुत एम्पावर रहे हैं, इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी करते हैं। नकली FIR थाने को उन्होंने प्राइवेट कार्यालय बना रखा है। और मैं आपको बताऊंगा 184/18 के अंदर पुलिस वालों ने शराब पी के बैंक विहार की रेड लाइट के ऊपर एक आदमी को उड़ा दिया। वो हॉस्पिटल पड़ा शकरपुर JJ कॉलोनी में। उसको सारी उसमें यहां तक दिखा दिया उन्होंने, पुलिस वाले कांस्टेबल अजय के नाम से गाड़ी थी, यही परवीन यादव उसमें शामिल था। उस गाड़ी के अंदर उन्होंने दिखा दिया किसी और आदमी को, और मोबाइल की सीरियल GPS को आधार नहीं रहा है जिससे ये साबित हो जाता। और उसके अंदर हमने क्लिप दी, ऐसा ही संदीप खत्री को रानीबाग को व्हाट्सएप के द्वारा तमाम पुलिस अधिकारियों को क्लिप दी, परवीन यादव को क्लिप दी कि इनकी क्लिप वहां पे लोगों ने बनाई। आज तक उस पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं, CD तक जमा कराई, सब जंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब 49 निकल गए तो आप ये समझ सकते हो कि 25-30 साल ये केस चलाने का इन्होंने सिस्टम बना रखा है। और न्यायालय को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये छल कर रहे हैं न्यायालय के साथ, कि न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोर्ट के अंदर इनकी फाइल ही पूरी नहीं होती। और फाइल पूरी ना होने का मुख्य कारण है इनके कोर्ट में मौजूद नायब कोर्ट। ये नायब कोर्ट कैसे क्या कर देते हैं कि जज साहब के सामने जब हियरिंग का टाइम आता है तो 30-40 मुकदमे एक साथ लगे होते हैं, और कोर्ट ही कोई डिसीजन नहीं कर पाई आज तक इसके अंदर। और कोर्ट बार बार डायरेक्शन दे रही है, उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है SHO रानीबाग। अब मनोज यादव ये SHO है, इससे पहले रजिंदर सिंह साहब थे, उससे पहले बलियार सिंह थे, उससे पहले परवीन अहलावत था। अब ये आपके सामने है कि अगर एक कोर्ट का ऑर्डर 4 साल में 4 SHO कंप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एडिशनल SHO है, वहां पे IO है, सब इंस्पेक्टर लेवल के, सब लोगों ने पूरा ज्ञान पढ़ रखा है, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है। कोर्ट भी ये देखे कि अब इसके अंदर क्या करना है। इसलिए मेरी अब इस हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, और ऑनरेबल DSJ नॉर्थ वेस्ट सुरेश गुप्ता जी, जो रोनी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट के DJ साहब है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है। और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से, मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे क्या होगा, DLSA के जो विभाग है वो भी ये देखे कि अब इसके अंदर कैसे मुकदमा दर्ज हो, कैसे सबूत इकट्ठे हो, कैसे पब्लिक विटनेस हो, जहां पुलिस अपनी पावर का इतना ज्यादा मिसयूज कर रही है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मुकदमों की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें इन्होंने झूठे FIR काटी हैं, झूठे DD एंट्रियां करी हैं और गवाहों को प्रभावित किया है। जल्दी हम आने वाले समय में न्यायालय में रख चुके हैं और रखेंगे, और आपके साथ फिर जोड़ेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जस्टिस डिलीवर हो, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26/1/1950 को इस देश में जो संविधान दिया है, उसके ऊपर उसको सामने रखते हुए जो एक आम आदमी को इंसाफ देने की बात थी, उसको कोर्ट देखे। आज भी इस देश में 50% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 से कम सैलरी है, 75% लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते, इरिटेट है, 23% आदमी है जो जीने से लेके मरने तक, जिसमें 3 क्लास के मिडिल क्लास लोग हैं जो टैक्स देने में जिनकी जीवन निकल जाता है। 2% आदमी ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ बहुत रिचेस्ट आदमी है, उनको बहुत हाई लीगल आर्मी एंगेज कर लेते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आज जस्टिस किस तरह से डिलीवर हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑनरेबल ललिता कुमारी UP एंड अदर्स का जजमेंट का इन्होंने वायलेशन किया इस केस के अंदर। साकरी बसु का वायलेशन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ऑनरेबल DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का इन्होंने वायलेशन किया, सुप्रीम कोर्ट का कोई डर नहीं है। ऑनरेबल अनिश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का इन्होंने वायलेशन किया। इवन इन्होंने सबूत मिटाने के उद्देश्य से 224/18 एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी, और जो कि एक इंटरलॉक्टरी ऑर्डर के ऊपर, और वो भी अपराध था, जबकि विक्टिम इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये लोग जानते थे पुलिस अधिकारी, जबकि इनके पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन थी लीगल सेल को, DCP को। लेकिन यहां से ACP सरस्वती और संजीव कुमार, SHO रानीबाग राजेंद्र सिंह और ऐसा ही नवीन कुमार अपीयर हो गया, और इन्होंने अपने आप एक वहां पे रिवीजन फाइल कर दी जो कि पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी थी, एक इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पे। और उसके ऊपर इन्होंने फाइल भी कर दी, और वो 7 दिन के अंदर अलाउ भी हो गई। 11 तारीख को इंटरिम स्टे मिल गया और 17-12 को अलाउ भी हो गई। बहुत गंभीर विषय है ये चीजें, आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि सभी लोगों को देखिए, एक जानकारी रहे कि पुलिस किस तरीके से अपराध करती है, और अपराध छुपाने के बाद फिर अपराध करती है। और कुछ लोग जो पर्दे के पीछे से इनकी मदद कर रहे हैं, ये कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है, जो जस्टिस का गला घोट रहे हैं। आम आदमी के मन में जस्टिस के प्रति जो एक आज निराशा हो रही है,
उसका कारण रानीबाग थाने जैसे के लोग हैं, करप्ट अधिकारी, सारे ऐसे नहीं है। रानीबाग के बहुत से पुलिस अधिकारियों ने हमारी मदद करी है इसके अंदर, और सीनियर अधिकारियों ने मदद करी है। सबसे ज्यादा मैं ज्वाइंट सीपी आदरणीय डॉक्टर सागर प्रसाद हुड्डा साहब का वो करता हूं धन्यवाद, जिन्होंने 7/2/18 को इंक्वायरी इनिशिएट करी। उसके बाद एडिशनल सीपी ओमवीर सिंह विश्नोई साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट करी। पूर्व गृह मंत्री और प्रेजेंट गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं। पुलिस कमिश्नर आदरणीय जो पूर्व गृह कमिश्नर थे अमूल्य पटनायक जी, उनका धन्यवाद करता हूं। भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक श्री जय भगवान अग्रवाल जी, उनका धन्यवाद करता हूं। और श्री कमलकांत शर्मा जी धन्यवाद। बहुत और तमाम ऐसी कड़ी के अंदर लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रयास किया। रानीबाग थाने के कई एसएचओ, दिल्ली पुलिस के 15 से ज्यादा इंस्पेक्टरों ने हमारी इसमें मदद करी न्याय पाने की प्रक्रिया के अंदर, जो कि इसकी अभी शुरुआत नहीं है, लेकिन उन्होंने मदद करी, मार्गदर्शन किया कि कानून क्या कहता है। कानून के अंदर पुलिस की वर्दी और उसकी इमेज खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। शपथ पत्र की कॉपी हमारे को बताई गई कि विधिवत कानून पढ़ने का ये आदेश है। ये कुछ पुलिस वाले मुट्ठी भर ये अपने आप प्राइवेट कानून बना रहे हैं, उसके दोषी ना दिल्ली पुलिस है, ना दिल्ली पुलिस की इमेज है। इसको ये खराब कर रहे हैं। इसका भी आप मुकदमा इन पर डालो कि दिल्ली पुलिस की जो ये गरिमा है ये खराब कर रहे हैं रानीबाग के पूर्व पुलिस अधिकारी। इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। प्रेजेंट में जो एसएचओ साहब है और प्रेजेंट में जो एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो अपराध करने वाले पुराने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने ही विभाग के जो डीसीपी थी असलम खान साहब, मैडम, उनको भी चीट किया, अपने ज्वाइंट सीपी को चीट किया, अपने कमिश्नर साहब को चीट किया, एनएचएस को चीट किया, प्रधानमंत्री कार्यालय को चीट किया। सब जगह इन्होंने झूठी रिपोर्ट दी। न्यायालय को तो बहुत ही चीट किया इन्होंने। न्यायालय के साथ तो इन्होंने पूरा खेल खेला। आने वाले दिनों में कोई सख्त जज इनको देखेगा कि कैसे इनको सुधार पाएगा, इनको कैसे लाइन पर लाएगा इन पुलिस वालों को, क्योंकि न्यायालय से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है। जब कोई भी देश में बात होती है तो हर आदमी ये कहता है कि कोर्ट में आ जाना, तो कोर्ट इसको इसलिए कहता है कि सबसे लास्ट उम्मीद आदमी की न्यायालय होती है। और जब कोई सड़क पर झगड़ा होता है तब भी आदमी, कोई विवाद जब पड़ता है तो आदमी पुलिस को याद करता है, दिल्ली पुलिस को याद करता है मजबूरी के अंदर मदद के लिए। तो मैं भी आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब आदरणीय श्री राकेश थाना जी से मदद मांगता हूं। और स्पेशल सीपी अब पुनः यहाँ पे वेस्ट रेंज पे डॉक्टर सागर प्रसाद हुड्डा जी आ गए हैं, उनसे फिर पुनः मदद मांगता हूं, क्योंकि उन्हीं की टाइम पे ये ज्वाइंट सीपी जब थे, उन्हीं ने द्वारा ये इंक्वायरी करी थी। तब मेरी उन्हीं से गुजारिश है कि वही इनके खिलाफ एक्शन लें। और अब मेरा ये पुनः आग्रह है, जो प्रेजेंट डीसीपी और पुलिस अधिकारी और जो आदरणीय न्यायालय में जो जज साहब बैठे हुए हैं, कि वो अब इनको देखें कि ये जो मास्टरमाइंड है इन पुलिस वालों के पीछे, जो अदृश्य होकर इनके साथ ही सारे अपराधों में लिप्त है, अब कोर्ट कैसे उसको सामने लेकर आएगी और पुलिस अधिकारी कैसे उसको सजा दे पाएंगे, इसका इंतजार मुझे रहेगा। इसी से जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।